नमस्कार साथियों, मैं राजपूत सर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत की बात करनी है। आज हमको किसकी बात करनी है? प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत। किसके? प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत कि किसी भी प्रबंधन को चलाने के लिए किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, किसी भी प्रबंधन को, किसी भी संस्था के मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस प्रकार के प्रशासन की व्यवस्था रखी जाए जिससे हमारी संस्था बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, आपको उन्नति कर सके, संस्था का सुचारू रूप से संचालन हो सके। ये अगर हम आपके 14 प्रिंसिपल जो हमारे आपके फ्यूल महोदय ने दिए हैं, आपके हेनरी फ्यूल ने 40 प्रिंसिपल दिए हैं किसी भी संस्था को बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए। आप अगर इन सिद्धांतों का फॉलो करेंगे तो आपकी संस्था 100% आपकी अग्रसर आगे की ओर बढ़ती रहेगी। तो ये चैप्टर मैंने इसलिए चूज किया कि बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित हो, चाहे आपकी स्वयं की व्यवस्थाओं से संबंधित हो, चाहे आप विद्यालय में काम कर रहे हों उससे संबंधित हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बात करेंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली इससे क्वेश्चन बनता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत किसने दिए? तो पुनः आपका हेनरी फ्यूल। किसने दिए? हेनरी फ्यूल ने दिए। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हेनरी फ्यूल द्वारा मैनेजमेंट के कितने सिद्धांत हैं? कितने सिद्धांत हैं आपके? तो आपके 14 प्रिंसिपल है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एलटी में आया था। और ये भी बन सकता है कि कौन सा प्रिंसिपल, जैसे कोई 2013 पीजीटी में आया था कि स्पिरिट डे कॉर्प्स, सौहार्द की भावना क्या है, तो इस टाइप में भी क्वेश्चन बनता है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप बनते हैं और किस प्रकार की ये व्यवस्था है जो किसी भी कार्य प्रणाली को संचालन करने में मदद करती है। तो आज बात करके आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत। ठीक है, प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत की बात करनी हम कि कैसे हम प्रबंधन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, कैसे अपने प्रशासन को सुदृढ़ रख सकते हैं कि हमारा प्रशासन किसी भी संस्था को बेहतर से बेहतर ऊंचाइयों पर ले जा सके। तो मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत। आपका इन प्रबंधन के सिद्धांत को, प्रशासकीय सिद्धांत को, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को आपका हेनरी फ्यूल ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी फ्यूल ने दिया था। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया कि आपका प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत किसने दिए? तो हेनरी फ्यूल ने दिए हैं। किसने दिए? हेनरी फ्यूल ने दिए हैं। ये आपको याद करना है। मैंने इसमें यही पूछा जाएगा कि प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए या जन्मदाता कौन है? तो आपके हैं हेनरी फ्यूल। इन्होंने किसी व्यवस्था को या प्रबंधन को चलाने के लिए 14 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए हैं? 14 दिए हैं। ये भी रखना है कि सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 14 है। सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 14 है। एलटी में किसी में पूछा गया था कि आपकी प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14। या तो संख्या पूछेगा या सिद्धांत किसने दिए हैं? तो आपके हेनरी फ्यूल ने दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, प्रबंधन के प्रशासनिक सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से हम अपनी संस्था को, अपने प्रबंधन को बेहतर से बेहतर चला सकते हैं। ठीक है, पहला लिखा है मैंने, देखिए पहला हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कार्य का विभाजन। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। अब कार्य के विभाजन का मतलब है कि आपके पास संस्था में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति कार्य करते हैं। आपकी संस्था में आपके विभिन्न प्रकार के व्यक्ति काम करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और विभिन्न प्रकार के कार्य भी होते हैं।
विभिन्न प्रकार के व्यक्ति भी हैं, आपके व्यक्तियों की संख्या भी है और आपके कार्य की संख्या भी है। तो हम क्या करें कि उस कार्य का डिवीज़न कर दें, आपके कार्य का विभाजन कर दें। जैसे कोई काम है तो काम उसी अनुसार बांटा जाए जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण हो। ठीक है, अब हम कार्य के विभाजन करें। जैसे मान लीजिए संस्था में बहुत सारा कार्य होता है, तो हम कार्य को डिवाइड कर दें। कार्य को कहें डिवाइड कर दें। आपके जो व्यक्ति जिस अनुरूप कार्य कर सकता है, उस व्यक्ति को वही कार्य दिया जाए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है सारा काम अपने ऊपर लिए है, तभी कभी संस्था उन्नति नहीं कर सकती है। काम को आप बांटिए और काम की रिपोर्ट लीजिए। जैसे कोई मैन पावर है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दे, आपके कार्य को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, करने के बाद उस कार्य की विवेचना करते रहे, उसके कार्य का आपकी वो लेते रहे कि आपने क्या कार्य किया, रिपोर्ट लेते रहे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संस्था को बेहतर चलाने के लिए आपको कहें कि संस्था में भी बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को बांट दिए जाए और काम इस प्रकार के व्यक्ति को दिए जाए जो व्यक्ति उस कार्य में निपुण हो। ऐसा नहीं जो कार्य कर नहीं पा रहा हम उसे वो कार्य दे रहे हैं, तो भी समस्या हो जाएगी। तो कार्य का विभाजन इस अनुरूप हो, जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण हो, सक्षम हो, उसे वो कार्य दिया जाए। तो हमारा जो प्रशासन है, जो हमारी जो व्यवस्था है, वो बहुत प्रॉपर तरीके से चलेगी, सही तरह से चलेगी। और जो हमारा उद्देश्य की संस्था को बेहतर सीमा तक पहुंचाना, तो वहां तक पहुंचेगी। अगर हमारा सही व्यक्ति के पास कार्य गया है, वो उस कार्य को करने में सक्षम है। तो काम का बंटवारा वैसे ही होना चाहिए जो व्यक्ति जिस कार्य के अनुरूप हो। ठीक है, कार्य का बंटवारा बहुत ज़रूरी है। सबको काम बांट दीजिए, उस काम की समीक्षा करते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क, कि कार्य का विभाजन करना, पहला सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत है आपका है अथॉरिटी। क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अधिकार एवं जिम्मेदारी। अथॉरिटी एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका है अधिकार एवं जिम्मेदारी। ठीक है, कि आपको किसी कार्य की अथॉरिटी दी जाए। ठीक है, या किसी कार्य के प्रति आपको मान लो नियुक्त किया गया, रिस्पॉन्सिबल बना गया कि इस कार्य के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इस कार्य के लिए आप उत्तरदायित्व हैं, कि आपको इस कार्य को देखना है और इस कार्य की आपको समीक्षा देनी है। तो उस कार्य के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं, आप उतने ही आपका क्या है अथॉरिटी भी होंगे, कि आप अगर आपको उस कार्य के लिए हमने जिम्मेदार बनाया गया है, तो हम उस कार्य के प्रति आपको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आपको अथॉरिटी भी देंगे कि आप अपने नीचे वाले व्यक्तियों से किस प्रकार आपको काम लेना है, वो आप काम ले सकते हैं। और अपनी अथॉरिटी से आप नियुक्तियां संबंधित जो भी कार्य हो सकते हैं, अगर हमने उस कार्य के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया है, तो आपकी अथॉरिटी भी हम उसी प्रकार देंगे, तभी संस्था चलेगी। रिस्पॉन्सिबल तो बना दे रहे हैं हम आपको, बट आपको हम अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं। तो आपका जो आपके सबऑर्डिनेट होंगे, तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए हम जब आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, उत्तरदायित्व बनाएंगे, तो आपको हम अथॉरिटी भी देंगे कि इस कार्य के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं, और आपको अथॉरिटी है कि आपको इस कार्य को किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट से, अपने लोगों से, अपने निम्न जो आपके नीचे कार्य व्यक्ति कर रहे हैं, उनको किस तरह कार्य कराना है, और उनके जो आप अपने साइंस से उनके सैलरी वगैरह जो भी इशू करना हो, जो भी चीज़ें हों, वो आप कर सकते हैं। मतलब कि आपको कि अथॉरिटी भी दी गई है। आप अथॉरिटी जिसे कहते हैं कि कहीं किसी भी संस्था में आप कार्य कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल तो बना दिया, अथॉरिटी नहीं दी कि आप किसी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, कि साइन करेंगे तो आप वित्तीय कार्य में आप वो नहीं कर सकते हैं। तो आप जहाँ उत्तरदायी हों, वहाँ आपको अथॉरिटी देना ज़रूरी है, तभी हमारी संस्था बेहतर चलेगी। कि आपको हम अधिकार भी दे दें और जिम्मेदारी दें, तभी और आपको प्रॉपर अधिकार भी दें, तभी संस्था बेहतर चलेगी। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब तीसरा है हमारा अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन। ध्यान से देखिएगा, आपको याद करना है कौन कौन से हैं। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन से तात्पर्य है कि संगठन के
संगठन के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है, संगठन के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य निष्पादन करते समय अपने व्यवहार को नियमों को अनुरूप करेंगे। जो संगठन के हमारे सदस्य हैं, जो आपके संगठन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि जहाँ भी वो कार्य कर रहे हैं तो अपने व्यवहार को अपने संस्था के नियमों को अनुरूप करें। जो आप व्यवहार कर रहे हैं ऐसा व्यवहार ना करें कि किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो। तो अनुशासन का मतलब है कि जहाँ भी रहें आप अनुशासित रहें, आप नियमों के अनुरूप रहें। ये मतलब अनुशासन का मतलब होता है कि जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी विश्वविद्यालय में काम कर रहे हों, चाहे आप किसी विद्यालय में काम कर रहे हों, चाहे किसी और कॉलेज में काम कर रहे हों या किसी और जनरली ऑफिस में काम कर रहे हों, तो जहाँ भी रहें वो नियमों के अनुरूप रहें। आप क्या करें, आपका जो व्यवहार है वो नियमों के अनुरूप होना चाहिए। आप किसी के साथ अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक व्यवहार न करें। एक प्रॉपर जो व्यवहार होता है, एक सुव्यवस्थित व्यवहार वो करना चाहिए, इसी को कहते हैं अनुशासन। अगर आपकी संस्था में अनुशासन बेहतर है, आप किसी व्यक्ति को नियमों के अनुरूप कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो व्यक्ति आपको रिस्पॉन्स देगा और आपकी संस्था दिन प्रतिदिन आपकी क्या करेगी, उन्नति करेगी। तो अनुशासन का मतलब है कि जहाँ भी रहें आप नियमों के अनुरूप अपने सहपाठियों से और बाहर के व्यक्तियों से वैसा व्यवहार करें जिससे व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि किसी से बदतमीजी से बात करें, तो ऐसा नहीं, आपको नियमों के अनुरूप जो नियम है वैसे ही आपको व्यवहार करें, उसी को बोलते हैं अनुशासन। मतलब डिसिप्लिन में रहें, जहाँ भी रहें डिसिप्लिन में रहें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनुशासन। अब बात है हमारी मैनेजमेंट का जो चौथा प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेशों की एकरूपता। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेशों की एकरूपता से तात्पर्य है कि जो भी आदेश निकले उनमें एकरूपता हो। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी संस्था में या किसी विभाग में 2 प्रोफेसर हैं, तो वो प्रोफेसर आपके किसी भी चपरासी को या कर्मचारी को आपका आदेश करें या स्टूडेंट को आदेश करें तुमको उधर जाना है, और दूसरा हमारे विभाग के अधिकारी हैं वो कहें आपको उधर जाना है, तो जो हमारा सबॉर्डिनेट है, जो हमारा कर्मचारी है, उसको आदेशों की एकरूपता रहे। जो अधिकारी हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, वो अपने नीचे वर्ग वाले व्यक्ति को, अपने जो सबॉर्डिनेट को, अपने कर्मचारी को आपका आदेश का जो कमांड मिले वो एक होना चाहिए। दोनों व्यक्ति जो अधिकारी हैं वो आपस में कहें कि इसको काम ये वाला दे दिया जाए तो सही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप फलाना व्यक्ति आपके आदेश कर रहे हैं कि आपको जाना उधर जाना है, दूसरे व्यक्ति आपको उधर नहीं उधर जाना है, तो जो हमारा जो सबॉर्डिनेट होगा, जो हमारा कर्मचारी हो, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो हमेशा जब भी कमांड दरें, जैसे मैनेजमेंट में कभी देखा होगा कि किसी भी संस्था में आप देखते होंगे कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें मैनेजमेंट में 1 नहीं 2-2 व्यक्ति हो जाते हैं, 3-3 व्यक्ति हो जाती हैं। वो अलग अलग आदेश देते हैं, अलग अलग कमांड करते हैं, तो वो उनके अधिकारी आपके जो कर्मचारी होते हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं हम किसका काम करें। ठीक है, तो ऐसा काम ना करें। तो ऐसा काम करेंगे तो आपकी संस्था उच्च प्रदर्शन पर नहीं जाएगी। अगर आप आदेशों की एकरूपता रहेगी, आपका यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा कि आप आपस में सामंजस्य बना के एक कमांड देंगे, तो आपकी संस्था, आपके जो कर्मचारी हैं वो प्रॉपर रूप से काम करेंगे और आपकी संस्था दिन प्रतिदिन उन्नति करेगी। तो ये आदेशों जो भी, ऐसे मान लो घर में भी हैं, अब 3 भाई हैं, अब एक कोई कर्मचारी लगाए हुए हैं, अब तीनों भाई अलग कमांड दे रहे हैं कि नहीं तुमको उधर जाना है, तुमको उधर जाना है, तुमको उधर जाना है, तो ऐसे वो कर्मचारी कन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं। तो आपका जो परिवार है वो संगठित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको बस देना कि जो भी हम कमांड दें वो कमांड की एकरूपता हो। हम जो व्यक्ति कमांड दे रहे हैं वो आपस में पहले कम्युनिकेट कर लें कि इसको क्या देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। ठीक है, अब बात करना है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। किसकी बात करना है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, कि निर्देशों में एकरूपता। किसकी बात करना है? निर्देशों में
एक रूपता की बात करनी है हमको। निर्देशों में एक रूपता, जिस प्रकार कहें कि एक मुखिया हो हमारा, ठीक है, आपका एक मुखिया एक योजना, एक मुखिया एक योजना, जो आपका मतलब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि निर्देशों में एक रूपता है, एक मुखिया एक योजना। इसका कहने का मतलब नहीं कि एक व्यक्ति का शासन हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक मुखिया है तो उसी का शासन हो। कहने का तात्पर्य है कि जैसे किसी भी संस्था में है, आपके एक अध्यक्ष जी होते हैं और बाकी हमारे मेंबरगण होंगे, ठीक है, सदस्यगण होंगे, वो आपस में मीटिंग करके आपका फिर एक आदेश निकाला जाए, आपस में मीटिंग करके फिर एक आपका डायरेक्शन दिया जाए, वो किसके उसमें, अध्यक्ष जी के उसमें दिया जाए, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं कि अध्यक्ष जी अपने आप में सारे डिसीजन ले लें और किसी भी मेंबर की सलाह ना लें, ऐसा नहीं। आपके जो अध्यक्ष जी होंगे वो सारे मेंबर से विचार विमर्श करके, आपका चीज़ों को कंफर्म करके, जो भी आपके डायरेक्शन देना होगा, जो भी आपको सूचना पहुंचानी होगी, वो आपस में एक मीटिंग मशवरा करके फिर आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा। तो इसका मतलब नहीं कि एक मुखिया ये योजना, एक मुखिया ज़रूर होगा, मुखिया के ही थ्रू चलेगा, वो थ्रू जो साइन होंगे वो मुखिया के थ्रू जाएंगे, बल्कि वो मुखिया जो होगा वो परिवार के सदस्यों के साथ एक सलाह मशवरा करके एक दिशा निर्देश देगा। ये हो जाएगा आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देशों की एक रूपता, निर्देशों की एक रूपता। ये भी मुझे लग रहा पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करना है नेक्स्ट हमारा 6 में प्रिंसिपल है सब ऑर्डिनेशन। क्या है? सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रुचि, टू द जनरल इंटरेस्ट, जनरल मतलब सामान्य, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, व्यक्तिगत उद्देश्यों को सामूहिक उद्देश्यों से नीचे रखना, व्यक्तिगत उद्देश्यों को सामूहिक उद्देश्यों से नीचे रखना। हमेशा बात आती है कि कभी भी दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक होता है पर्सनल, एक होता है आपका ग्रुप, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या किसी भी संस्था का प्राचार्य हो, या किसी भी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हो, तो कोई भी एग्जाम ले लेते हैं कि एक व्यक्तिगत हो जाएगा वो, और एक संस्था हो जाएगी, एक समाज हो जाएगा, एक स्वयं हो जाएगा। तो हमें कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत उद्देश्यों को सामूहिक उद्देश्यों से नीचे रखना। कभी भी आपको जब बात हो जाए कि आपको कभी ऐसा कंडीशन आया है कि हमें कि संस्था के लिए करना चाहिए कि व्यक्ति करना चाहिए, तो हमेशा संस्था को प्रायोरिटी देना चाहिए, हमेशा समाज को प्रायोरिटी देना चाहिए, व्यक्तिगत उद्देश्यों को नीचे रखना चाहिए हमेशा, बल्कि जनरल इंटरेस्ट जो आपके सामान हैं, जो आपके समाज के प्रति भला, अपना जब समाज का भला होगा तो अपना भी स्वाभाविक भला होगा। कहने का तात्पर्य है कि संगठन का हित और व्यक्तिगत सामूहिक हितों से ऊपर होता है। जहां आपकी संगठन का हित हो और व्यक्तिगत हित हो, तो कभी भी आपको व्यक्तिगत हितों पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको संगठन के हित पर ध्यान देना चाहिए। जब संगठन का भला होगा तो उसमें व्यक्तिगत भला तो हो ही जाएगा। आप किसी भी उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और आप अपना भला कर रहे हैं, और समाज या संस्था का भला नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी आपका जो समाज है या आपकी संस्था है वो कभी उच्च शिखर पर नहीं पहुंचेगी। हम कॉलेज की बात कर लेते हैं, मैनेजर साहब हूँ तो अपना भला देखें, बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो हमारे समाज का जो कल्याण हो रहा है शिक्षा के जगत में, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी संस्था चरमरा जाएगी। आपकी संस्था का जो विकास है वो क्या हो जाएगा? धीमे हो जाएगा। वो आपका विकास तो होगा बल्कि संस्था का नहीं होगा। इसलिए हमेशा संस्था के विकास के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। जब संस्था का विकास होगा तो आपका ऑटोमेटिक विकास होगा। कहने का मतलब है कि संगठन का हित और व्यक्तिगत समूह हितों से ऊपर होता है, ठीक है। जब कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो तो समान हितों के पक्ष में व्यक्तिगत हितों
को समर्पित कर देना चाहिए, व्यक्तिगत हितों को समर्पित करना चाहिए, मतलब अपना जो हित है, पर्सनल है, उसको समर्पित करके आपको किस तरफ जाना चाहिए, समाज के हितों पर जोड़ देना चाहिए। जब समाज का हित करेंगे तो अपना हित तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आई कि कभी भी आप व्यक्तिगत उद्देश्यों को ध्यान में रखें, आप सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगे। जब कभी ऐसी कंडीशन आए तो आप समाज के प्रति डेडिकेट हो जाएं, समर्पित हो जाएं और अपना उसको त्याग कर दें, अपना जो भला चाहते हैं उसको त्याग करके समाज का भला करने की कोशिश करें। तभी हमारा देश, तभी हमारा कॉलेज, तभी हमारी संस्था, तभी हमारा घर आपका क्या होगा, डेवलप होगा। ऐसे जैसे घर का मुखिया हो, अपना भला सोचे, घर के बारे में सोचे, तो घर हमारा जो हमारा परिवार है वो आपको उन्नति नहीं कर पाए। संस्था का मुखिया हो, संस्था के बारे में ना सोचे, अपने बारे में सोचे, तो संस्था विकास नहीं करेगी। अगर संस्था के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है, तो संस्था विकास कर जाएगी। इसी तरह हमारा चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, इस तरह जो आपका व्यक्तिगत उद्देश्यों पर को नज़रअंदाज करते हुए आपको सामूहिक उद्देश्यों को ध्यान में देखेंगे तो आपकी व्यवस्था, आपका मैनेजमेंट दिन रात चौगुनी उन्नति करेगा। ठीक है। अब है आपका है 7वां है आपका रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक। क्या है आपका, पारिश्रमिक, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक मतलब मेहनताना मजदूरी कि जिस हिसाब से, इसका तात्पर्य ये है किसी भी संस्था में अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को या कर्मचारी या किसी अधिकारी को रखते हैं, उससे कोई काम लेते हैं, उस काम के बदले, उस काम के हिसाब से उसको क्या होना चाहिए, उस हिसाब से उसका मेहनताना, उससे उस हिसाब की सैलरी मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस हिसाब का कार्य हो उसी हिसाब से उसको वेतन भत्ता, उसको सैलरी मिलना चाहिए। आप देखते हैं कि अब बहुत सारी भिन्नताएं हैं कि जो एक व्यक्ति 60-70 हज़ार पा रहा है, एक व्यक्ति आपका 7,000 में काम कर रहा है और काम उससे ज़्यादा कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आपकी इससे व्यवस्था चरम रह जाएगी। अगर समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ठीक है, जिस प्रकार समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका जो प्रबंधन है वो उस शिखर तक पहुँचेगा जो आप संस्था के प्रति आप जो चाहते हैं कि संस्था हमारी उन्नति करे, तो उन्नति होगी। अगर आपका उनका रिम्यूनरेशन कि आपका जो वेतन भत्ता है, उसके जो पारिश्रमिक है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो कर्मचारी हमारे उतने मन से कार्य नहीं करेंगे। इसलिए आपको प्रबंधन को, आपको व्यवस्था को चलाने के लिए, आपको प्रबंधन को चलाने के लिए, प्रबंधन को उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए, संस्था को उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए आपको पारिश्रमिक मतलब मेहनताना जितना वो काम कर रहा है उतने हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए। ये है आपका रिम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपका है सेंट्रलाइजेशन आपका मतलब केंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन मतलब आपका केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे मैनेजमेंट में आपका लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट कि जो भी कार्य हों वो एक सिस्टमेटिक वे पर हों। आप पहले निचले स्तर पर जैसे टीम बना देते हैं या यूनिट बना देते हैं कि आपकी यूनिट का अध्यक्ष ये है, आपकी जो प्रॉब्लम है इन तक पहुंचाएंगे आप, फिर वो उससे बड़ी यूनिट होगी, जो उन प्रॉब्लम हो गई वो उसको पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सीधे आपके टॉप लेवल अधिकारी के पास पहुंच जाएं। आप स्टेप बाय स्टेप, सेंट्रलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आप एक क्रम अनुसार आप वहां तक पहुँचें। पहले लो लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर टॉप लेवल के अधिकारी के पास जाना चाहिए। ये है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। इसमें इस प्रकार का चित्र बनता है आपका, ये आपका हो जाएगा, इस तरह बनता है सेंट्रलाइजेशन में। ठीक है। आपका लो लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा है स्केलर चेन। स्केलर चेन आपका 9 नंबर पे है। इसको बोलते हैं सोपान श्रृंखला। स्केलर चेन को बोलते हैं सोपान श्रृंखला। कौन सा है हमारा स्केलर चेन मतलब सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला से तात्पर्य ये है, देखिए सोपान श्रृंखला से तात्पर्य ये है किसी भी संस्थान में सोपान श्रृंखला, किसी भी संस्थान में सोपान श्रृंखला उच्चतम स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के पदाधिकारियों को दर्शाती है। जो सोपान श्रृंखला है वो आपकी किसी संगठन में सोपान श्रृंखला उच्चतम
स्तर से लेकर उच्चतम स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के पदाधिकारियों को दर्शाती है। मतलब आपको टॉप लेवल के अधिकारी और लो लेवल के अधिकारियों को आपको प्रेजेंट करती है, दर्शाती है। इस सिद्धांत के अनुसार समानता, इस सिद्धांत के अनुसार समानता पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करते समय, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है कि पदाधिकारियों से संपर्क करते समय, जब आप किसी पदाधिकारी से संपर्क करते समय किसी भी संबंधित स्तर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कि आप जा रहे हैं किसी अधिकारी से संबंधित कोई कार्य कराने जा रहे हैं और किसी भी संबंधित स्तर की, मतलब दूसरे स्तर की या किसी भी रिलेटेड चीज़ों की आप अवहेलना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप किसी भी संबंधित कार्य से मिलने जा रहे हैं और संबंधित कार्य की आप अवहेलना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो हमारी संस्था क्या उन्नति करेगी? नहीं करेगी। हमें संस्था की अवहेलना नहीं करना है, न किसी अधिकारी की अवहेलना करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्केलर चेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केलर चेन। ठीक है, सोपान श्रृंखला। अब देखिए इम्पोर्टेंट है 10वां, देखिए ऑर्डर। ऑर्डर आपका व्यवस्था, ऑर्डर मतलब व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था से तात्पर्य है कि किसी भी संस्था में अगर व्यवस्था अच्छी होगी, ठीक है, अगर हमारी व्यवस्था अच्छी होगी तो संस्था स्वाभाविक है कि आपका उन्नति करेगी। कहने का तात्पर्य है, व्यवस्था से तात्पर्य ये है कि वस्तुओं और व्यक्तियों को व्यवस्थित करने से संबंधित है। वस्तुओं और व्यक्तियों को व्यवस्थित करने से संबंधित है। ये आपका जो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है ऑर्डर की, व्यवस्था की वस्तुओं और व्यक्तियों की, जो हमारी वस्तुएं हैं वो और व्यक्तियों को व्यवस्थित करना कि कौन सा व्यक्ति कहाँ कार्य करे और वस्तु हमारी एक प्रॉपर सिचुएशन पर रहें, प्रॉपर स्थिति पर रहें कि किसी भी मतलब संस्था को अगर किसी कार्य की ज़रूरत पड़ जाए तो उसे तत्काल उस समय उपलब्ध हो सकें। मैं जो कहने लगे वस्तुएं व्यवस्थित रहें। ठीक है, कहीं भी रहें, घर का मैनेजमेंट हो, चाहे विद्यालय का मैनेजमेंट हो, चाहे किसी संस्था का, ऐसा नहीं कि बस काम छोड़ दिया पड़ा हुआ इधर उधर। तो वस्तुएं और व्यक्ति क्या होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए कि तुरंत कमांड हो, सारी चीज़ें आपके सामने उपलब्ध हो जाएँ। तो वस्तुएं और व्यक्ति व्यवस्थित होने को ही ऑर्डर व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब समान भाव। इक्विटी मतलब समान भाव कि आप समान भाव से तात्पर्य ये है कि आप अधिकारी हैं और आपके साथ कर्मचारी वर्ग है, आपसे जूनियर वर्ग है, उनके साथ आप समान भाव पर से पेश आएँ, समान भाव से पेश आएँ, उनके साथ समान भाव का व्यवहार रखें। ऐसा नहीं किसी आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ खराब व्यवहार करते हैं, किसी को आप दिवाली पर त्यौहार पर आप उसे गिफ्ट देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका इक्विटी मतलब समान भाव, अपने जो सबऑर्डिनेट हैं, अपने साथ जो काम कर रहे हैं, आपके जो निचले वर्ग के लोग हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, उन्हें एक समान दृष्टि से आप देखें, उनके साथ एक समुचित व्यवहार करें, समान व्यवहार करें, जिससे कि संस्था समान व्यवहार करेंगे तो आपका कर्मचारी आपके प्रति क्या होगा? आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेगा, वो भी अच्छा व्यवहार करेगा। जब अच्छा व्यवहार करेगा तो संस्था, जब आप भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो संस्था हमारी क्या करेगी? उन्नति करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेवी वर्गियों के कार्यकाल का स्थायित्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आपको कह रहा है कि जो हमारे सेवी वर्गियों, जो सेवा करने वाले सेवी वर्गियों या कर्मचारियों, सेवी वर्गियों के कार्यकाल में स्थायित्व। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, जो किसी भी संस्था में कार्य कर रहे हैं, उनका स्थायित्व होना चाहिए। ऐसा है कि समुदाय कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बहुत दिन से समुदाय पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, समुदाय पे कार्य कर रहे हैं और उनको स्थायित्व नहीं किया गया है, तो उनको हमेशा डर बना रहता है कि कब हमको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उनका कार्य में उतना मन नहीं लगता है। तो सेवी वर्गियों को कार्यकाल में स्थायित्व कि उनका जो पद है
वो पद क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। अगर संस्था को बेहतर तरीके से उन्नति करना है तो हमें जो सेवा वर्ग हैं, जो हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, आपका उनके कार्यकाल को स्थायित करना चाहिए, उनका पद स्थायी कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। आपका फिर है इनिटिएटिव, ठीक है, इनिटिएटिव मतलब पहल होता है, इनिटिएटिव मतलब पहल, इनिटिएटिव मीन्स है पहल, इनिटिएटिव मतलब आपका इनिटिएटिव मतलब पहल या पहलपन। कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि आपको पहल का तात्पर्य है कि अपने जो आपके कर्मचारी हैं, आपकी जो जूनियर हैं, आप किसी टीम के कमांडर हैं या टीम के आप सुपरवाइज़र हैं और आपके अंदर में कई लोग काम कर रहे हैं, तो आप उन कर्मचारियों की या जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं या आपके जो जूनियर हैं वो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी आपको पहल करना चाहिए। आपको आप उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए आप अपने और अपने सुपर अधिकारी से, सीनियर अधिकारी से आप अपने पहल को अपने उनकी पहल जो अपने उनकी कार्य की जो प्रणाली है उसको आप बता सकते हैं कि सर बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनका सर प्रमोशन होना चाहिए। तो आपके जो सबऑर्डिनेट होंगे वो भी खुश रहेंगे कि हमारे सर हैं जो हमें प्रमोट करने के उसमें रहते हैं कि जब हम काम अच्छा कर रहे हैं तो हमको सर प्रमोट करवा देंगे। अब कोई व्यक्ति काम अच्छा कर रहा है, कोई व्यक्ति काम अच्छा कर रहा है और आपका जो अधिकारी है आपके वृत्ति में आपके बारे में सोचता ही नहीं है, तो व्यवस्थाएं आपकी अच्छी नहीं होंगी, वो व्यक्ति उतने मन से कार्य नहीं करेगा। अगर आपका अधिकारी आपके बारे में सोचता है और आपकी जो आपका जो रिकॉर्ड है उसको आगे पहुंचाता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य करता है और इसको और अच्छी जगह पहुंचना चाहिए, तो जो आपके निचले वर्ग के जो आपके साथ सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो सहयोगी हैं, वो खुश रहेंगे कि हमारे सर हमको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, इससे और अच्छा कार्य किया जाए, इससे हमारी संस्था दिन रात प्रगति करेगी। और ये भी कह सकते हैं कि आपका कहने का मतलब है कि पहल कि हर व्यक्ति उस कार्य के प्रति जिम्मेदार भी रहे, उस कार्य के प्रति सोचे, अपनी संस्था के बारे में खुद पहल करे, वो अपनी संस्था के बारे में खुद कार्य के प्रति आगे आगे सोचे। अधिकारी तो सोचते हैं, जो हर व्यक्ति हर वर्ग अपनी संस्था के बारे में कि यहाँ ये अच्छे कार्य हो जाए, तो ये भी कह सकते हैं पहल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है स्पिरिट डे कॉर्प्स, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। स्पिरिट डे कॉर्प्स मतलब सहयोग की भावना या दल की भावना कह सकते हैं। किसकी भावना? सहयोग की भावना या दल भावना या मित्रता, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पिरिट डे कॉर्प्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्पिरिट डे कॉर्प्स का तात्पर्य है। ठीक है, तो सहयोग की भावना, ये इंग्लिश में लिख दिया था हूबहू। तो आपका स्पिरिट डे कॉर्प्स का तात्पर्य है तो आपका सहयोग की भावना या मित्रता की भावना या दल भावना। ठीक है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि कर्मचारियों के बीच परस्पर सहयोग, कर्मचारियों के प्रति परस्पर सहयोग और दल भावना, कर्मचारियों के प्रति परस्पर सहयोग और दल भावना को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, क्योंकि एकता और सहयोग में शक्ति होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो कर्मचारी हैं उनके प्रति परस्पर जो व्यवहार हो बहुत अच्छा होना चाहिए और सहयोग होना चाहिए। हो सकता है कि कोई हमें काम मिला हुआ है, उस काम में हम उतने निपुण नहीं हैं, तो जो हमारा सहयोगी है उससे हम वो काम सीख ले सकते हैं। वो हमारा सहयोगी अगर अच्छा होगा, कोऑपरेटिव होगा, तो उस कार्य को हमको सिखा देगा। तो यही क्या है, परस्पर सहयोग की भावना है कि जो काम हमको नहीं आ रहा है, हमारे सहयोगी आ रहा है, सहयोगी से हम उस कार्य को सीख सकते हैं और अपनी संस्था को बेहतर उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। मित्रता की भावना कि आप एक दूसरे को कार्य को एक दूसरे की परिस्थितियों में, हर परिस्थितियों में आप एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि एकता और सहयोग में शक्ति होती है। एकता और सहयोग में शक्ति होती है। जब हम एकता के साथ रहेंगे और सहयोग करेंगे तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि स्पिरिट डे कॉर्प्स मतलब मित्रता की भावना या दल भावना या सहयोग की भावना। ठीक है,
इसका मतलब है कि जब हम किसी भी संस्था में या ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारा काम रुके ना और हमारा जो कार्य प्रगति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। तो एक बार आप देख लीजिए कि आपका जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं वो आपके किसने दिए हैं। इसमें याद करना है हमको, हेनरी फ्यूल याद करना है। कितने सिद्धांत हैं? 14 सिद्धांत, 14 प्रिंसिपल हैं। आपका इनको याद कर लीजिएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आपका रेन्यूमरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेंडर पर्सनल, ऑफ इनिशिएटिव और आपका स्प्रेड डे कॉप्स। ये आपका जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर ये याद रखना है, स्प्रेड डे कॉप्स याद रखना है और आपका 14 याद रखना है और हेनरी फ्यूल। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत किसने दिए हैं आपके? वो आपके दिए हैं हेनरी फ्यूल ने दिए हैं। किसने दिए हैं? हेनरी फ्यूल ने दिए हैं। अब इसमें मान लो कभी कभी और पूछ देता है कि आपके क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है? तो आपका मैक्स वेबर ने दिया है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। और मान लो दे दिया कि ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी किसने दिया है? ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी एल्टन मायो ने दिया है। ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी किसने दिया है? एल्टन मायो ने दिया है। पूछ सकता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया है? तो F.W. टेलर ने दिया है। किसने दिया है? F.W. टेलर ने। कभी कभी क्या करता है कि मैच द फॉलोइंग कर देता है कि इनको एक दूसरे से मिलाइए। तो एक तरफ आपके व्यक्ति दे देगा कि किस व्यक्ति ने कौन से सिद्धांत दिए हैं और एक तरफ दे दिया आपका, तो आपको लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अभी और भी क्लासेस इसके बारे में ली जाएंगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।